दोस्तों, दिलचस्प और लॉन्ग एपिसोड उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। सलमान ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाते हुए कहा, देख लो कुदरत हमें कैसे बार बार मौका दे रही है। माही जल्दी से खड़ी होकर बोली, ओ हेलो, कुंडी क्यों लगाई? कुदरत नहीं बल्कि कोई और ही तुम्हें मौका दे रहा है। सलमान चौंक कर बोला, मतलब तुम्हारा? मैंने तो वैसे ही कुंडी लगाई है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो कुंडी खोल देता हूँ। वैसे तो बाहर का गेट भी लॉक है। माही बोली, तुम पहले कुंडी खोलो, जल्दी करो। सलमान ने बुरा सा मुंह बनाकर कुंडी खोलते हुए बुड़बुड़ाया, पता नहीं इसमें किस बात की इतनी डर है, ये सच्चा प्यार बंदे को जलील ही करवाता है। कुंडी खोलकर सलमान ने माही की तरफ देखते हुए कहा, दरवाज़ा भी खोल दूं? माही बोली, हाँ जी खोल दो, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता चल गया है। सलमान ने दरवाज़ा बंद रखा और माही की जानिब बढ़ते हुए कहा, यार तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हो? ऐसे हालात किस्मत से मिलते हैं और तुम बजाय रोमांटिक होने के गुस्से में आ जाती हो। माही बोली, तुम्हें बस रोमांटिक होने का कोई मौका चाहिए, मगर मुझे मालूम है कि तुम यासिर भाई के साथ मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। सलमान चौंक कर बोला, माही ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अभी भी मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? फिर हर मुलाकात में मुझे अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी दिलानी पड़ेगी। मुझसे जो मर्जी किस्म ले लो, यासिर भाई को हमारे ताल्लुक के बारे में कुछ मालूम नहीं है। माही सलमान का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती हुई सलमान का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए बोली, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो खाओ मेरे सर की किस्म के यासिर भाई तुम्हारे साथ नहीं मिले हुए। सलमान बोला, तुम्हारी किस्म? यासिर भाई का हमारे ताल्लुक के बारे में कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इससे ज्यादा यासिर भाई को कुछ मालूम नहीं है। माही ने चंद लम्हे सलमान के चेहरे को गौर से देखने के बाद कहा, फिर यासिर भाई हम दोनों को अकेला रहने का मौका क्यों देते हैं? वहां मकई में भी यासिर भाई ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा, हालांकि वो गुलजेब को भी मेरे साथ जाने का कह सकते थे। सलमान बोला, क्या तुमने गुलजेब की बात नहीं सुनी? इसने साफ इनकार कर दिया था कि मैं बहुत थक गई हूं और अभी भी गुलजेब ने अपने कपड़े लेने जाना है, इसलिए यासिर भाई इसके साथ गए हैं। अब भी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, तो फिर तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। ये कहकर सलमान संजीदा होकर खड़ा हो गया। माही चंद लम्हे सोचने के बाद गहरी सांस लेकर टांगे लटका कर बेड पर बैठ गई। चंद लम्हे दोनों में खामोशी रही। बिलाखिर माही सलमान की तरफ देखकर बोली, ओए उधर आकर बैठो। सलमान ने मासूम शक्ल बनाते हुए दोनों हाथ जेर नाफ हिस्से पर बांधे माही के पहलू में जाकर बैठ गया। माही बोली, देखो सलमान, मैंने मान लिया कि तुम सच कह रहे हो, मगर हर वक्त ये सब करना ठीक नहीं है। कम अज कम मौका महल तो देख लिया करो कि हम किस जगह आए हुए हैं, हमारे साथ कौन है। अगर यासिर भाई अभी आ गए तो फिर? सलमान ने उकताहट का इजहार करते हुए माथे पर हाथ मारकर उफ कहा और बोला, यार तुम हर वक्त यासिर भाई से डरती क्यों रहती हो? पता नहीं तुमने यासिर भाई को अपने सर पर क्यों सवार कर लिया है? पहली बात तो यह है कि वो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, कम अज कम आधा घंटा इससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे कहकर गए हैं कि उन्हें यहां दिल्ली में किसी आंटी के पास भी जाना है। और दूसरी बात यह है कि बाहर का मेन गेट लॉक है, अब यासिर भाई दीवार फलांग कर तो नहीं आ सकते। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जाते वक्त यासिर भाई ने तुम्हारे सामने क्या कहा था कि गेट लॉक कर लेना, अगर कोई भी दस्तक दे तो गेट नहीं खोलना, और जब तक मैं फोन करके खोलने का ना कहूं तब तक तुमने गेट नहीं खोलना। अब जाहिरी सी बात है, जब यासिर भाई को फोन करेंगे तब ही मैं गेट खोलूंगा और वो अंदर आ सकेंगे। इस सब के बावजूद भी तुम ऐसे डर रही हो जैसे हम किसी खिले मैदान में खड़े हैं, फिर चोरी कर रहे हैं। इसके बाद फिर कमरे में कुछ देर की खामोशी छा गई। चंद लम्हे खामोश रहकर सलमान का हाथ दोनों हाथों में लेकर लाड भरे अंदाज में माही बोली, मगर मैं क्या करूं, मैं एक लड़की हूं ना, इसलिए डर तो लगता ही है। सलमान बोला, मैं कौन सा तुम्हारे लिए अनजान हूं जो तुम्हें डर लगता है? सब कुछ तुम्हारे सामने है, पूरी तफसील से तुम वाकिफ हो। अब तो डरने के बजाय तुम्हें बेखौफ होना चाहिए। बल्कि जब गेट बंद करके कमरे की तरफ आ रहा था तो ये सोच रहा था कि कमरे में दाखिल होते ही तुम खुशी से मुझसे लिपट जाओगी, इसलिए मेरे चेहरे पर खुशी छाई हुई थी, मगर तुमने तो मेरी सारी फीलिंग्स की ऐसी तीसी करके रख दी। माही लाड दिखाते हुए बोली, मेरी फीलिंग्स को भी समझो, ये देखो मेरा दिल कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। ये कहते ही माही ने सलमान का हाथ अपने सीने पर रख दिया। सलमान का दिल तो चाहने लगा कि पकड़कर धड़कने चेक कर ले, मगर वो माही के मूड खराब होने के डर से शरीफ ज़्यादा बना वहीं हाथ रखकर बोला, ये धड़कन खौफ की अलामत नहीं, बल्कि आने वाले हुसैन लम्हात का अलार्म है।
माही ने शोखी भरे अंदाज में सलमान को घौर कर हाथ सीने से झटक कर बोली, ज्यादा शोख मत बनू। डर के मारे मेरी जान निकले जा रही है और तुम्हें हुसैन लम्हात की पड़ी है। माही की शोखी देखकर सलमान ने समझ लिया कि ये बस नखरे हैं, हकीकत में इसका खुद भी दिल कर रहा है। सलमान हंसते हुए बोला, चलो आओ तुम लेट जाओ, मैं कान लगाकर तुम्हारे दिल की धड़कनें चेक करता हूं। माही हंसते हुए बोली, आराम से रहूं, समझ आई ना? डॉक्टर कान लगाकर चेक करते हैं। सलमान शोखी से खड़ा हुआ और इससे पहले कि माही कुछ कहती, सलमान ने नीचे झुककर माही की टांगों के नीचे बाजू डालकर दूसरा बाजू इसकी कमर में डालते हुए झटके से इसे उठाकर बेड के ऊपर गिरा दिया और खुद भी फुर्ती से पोजीशन बनाकर माही के दोनों हाथ कलाइयों से पकड़कर इसके सर के अतराफ लगाते हुए बोला, माही मेरी जान, तुम टाइम क्यों ज़ाय कर रही हो? मैं मरा जा रहा हूं और तुम मुझे तरसाए जा रही हो। माही ने चीख मारकर सर दाएं बाईं मारते हुए कहा, सलमान ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? छोड़ो मुझे वरना मैंने शोर मचा देना है। सलमान की माही के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शोखी थी, इसलिए सलमान माही की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मचा दो शोर, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं कौन सा किसी सहेली के साथ आया हूं, अपनी होने वाली बेगम के साथ कर रहा हूं। माही शोखी से बोली, ओए हेलो, मैं तुम्हारी कोई बेगम नहीं, समझ आई ना? सलमान बोला, मैंने तो तुम्हें दिल से बेगम मान लिया है, बस निकाह होना बाकी है और मैंने सोच लिया है कि वापस अपने घर जाते ही अपनी अम्मी से कहूंगा कि जाकर आंटी से माही का हाथ मांगे। ओ माही शोखी से इतराते हुए बोली, और मैंने आंटी को कह देना है कि आपके पागल बेटे से शादी नहीं करनी। सलमान बोला, इस शरीफ आदमी को पागल करने वाली भी तो तुम ही हो। अच्छा भला वो अपने काम से आया था, मगर तुम्हारी एक झलक देखते ही सब कुछ भला कर इसने तुम्हारे जादू में ऐसा जकड़ा कि तुम्हारे सवा कुछ सोचा ही नहीं जाता। हर वक्त सोते जागते बैठते खाते पीते तुम्हारी तरफ ही ध्यान लगा रहता है। माही मुन्ह चढ़ाते हुए बोली, चल झूठे, जानती हूं कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। सलमान बोला, तुम्हारे सामने नब्ज काट कर जान दे दूं, शायद फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आएगा। माही एकदम से संजीदा होते हुए बोली, शट अप सलमान, अब तुमने ऐसी बात की तो और सारी जिंदगी तुम्हें शक्ल भी नहीं देखनी। ओ ये कहकर माही ने चेहरा दाएं जानिब फेर लिया। माही की इस हरकत ने समझा दिया कि वो किस कदर सलमान से प्यार करने लगी है। सलमान मुस्कुराते हुए नीचे झुककर माही के गाल पर होंठ सजाकर गाल को चूमते हुए बोला, सॉरी यार, तुम भी तो दिल तोड़ने वाली बातें करती हो। माही गुल्लूगीर लहजे में बोली, मैं तो मजाक कर रही थी और तुम मरने मराने वाली बातों पर आ गए। सलमान तड़प कर माही के हाथ छोड़कर कुहनियों को नीचे करके माही के गालों को हाथ में लेकर इसका चेहरा सीधा करते हुए बोला, सलमान की जान, मैं भी मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। हाँ, अलबत्ता ये कि तुम्हारे बगैर एक पिल भी जी पाऊंगा आ नहीं, इस बात की मुझे भी गारंटी नहीं। आई लो यू मेरी जान। ये कहते हुए सलमान ने माही पर हाथ रख दिए। माही बोली, बस करो। सलमान बोला, अभी तो शुरू किया है और तुम बस करने का कह रही हो। माही बोली, मैंने कहा था ना कि रात को हम करेंगे। माही ने सलमान को झंझोड़ते हुए कहा, जान, तुम्हारा मोबाइल की घंटी बज रही है, लगता है यासिर भाई आ गए हैं। सलमान ने जल्दी से माही को छोड़कर गहरी सांस लेकर चारपाई से उतरकर खड़ा हो गया। तभी मोबाइल की बैल बजी तो मैंने उठकर कमीज की जेब से मोबाइल निकालकर नंबर देखा तो शादी की कॉल थी। मैंने हेलो कहा तो शादी बोला, हाँ जिगर किधर हो? मैंने कहा, गांव में हूँ। शादी बोला, इतनी जल्दी जमीनों से वापस आ गए? मैंने कहा, हाँ यार, वहां पर मेहमानों को कुछ खास तफरी नहीं मिली, वैसे वहां सिवाय फसलों के और कुछ नहीं है। खैर, मैं ये पूछना चाहता था कि कल तुम मेरे साथ लाहौर चलोगे? इमाजों का चेकअप करवाना है। मैंने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, जाते हुए तुम्हें साथ ले जाऊंगा, जैसे तुम्हें बेहतर लगता है। शादी बोला, तो फिर ठीक है, कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, क्योंकि 12 बजे तक हमें अस्पताल पहुंचना है। वापस आते हुए गाड़ी भी भिजवा देंगे और लड़की को भी अदालत में पेश करके इसका बयान दलवाएंगे। मैंने कहा, फिर क्या कहना, वो जल्द अज जल्द रफ-दफ करवाए, क्योंकि मुद्दी पार्टी का प्रेशर भी बहुत है। मैंने कहा, चलो ठीक है, लाहौर से वापसी पर अगर इससे और इसकी मुद्दी पार्टी को कुछ चाहिए तो उनकी फैमिली भी साथ हो। शादी बोला, उनका क्या करना है? मैंने कहा, तुम्हें बताया था ना कि मैंने इस लड़की की बहन को डॉक्टर मिनाहिल की कोठी पर शिफ्ट करना है, इसका भी दिल लगा रहेगा। शादी चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, फिर तो वहां गार्ड भी चाहिए होंगे। ओ मैंने कहा, ज्यादा नहीं, बस 1-2 की जरूरत है। शादी बोला, 2 दूसरे हैं, अभी 1 साल कबल ही शादी हुई है। कोठी में जो क्वार्टर बने हैं उनको वहां रख लेना, उनकी बेगमें घर का काम संभाल लेगी और वो दोनों गार्ड्स का काम करेंगे, मैं भेज दूंगा। मैंने कहा, अभी भेज दो ताकि आज सफाई वगैरह करवा कर रात को उनको उधर शिफ्ट करवा दूं और सुबह बेफिक्र होकर तुम्हारे साथ लाहौर चला जाओ। शादी बोला, ठीक है, आधे घंटे में वो लोग शहर में तुम्हारी कोठी पर पहुंच जाएंगे, उनको साथ ले जाना।
ये बड़े काबिल लोग हैं, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, मैंने कहा। ठीक है। तभी गुलजेब अंदर दाखिल हुई तो मैंने इसकी जानिब देखकर होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। गुलजेब बोली, किसकी कॉल थी? मैंने कहा, मेरे दोस्त की कॉल थी, कल सुबह लाहौर जाना है। गुलजेब बोली, क्यों, खैरियत है? मैंने कहा, मेरा दोस्त है माजू, वो कुछ दिन पहले झगड़े में जख्मी हो गया था, इसका चेकअप करवाने जाना है। गुलजेब ने दोनों हाथों से गालों पर रखकर बोली, हाय, वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर इसको कैसे गोली लग गई? मैंने कहा, बस झगड़े में लग गई थी। ओ गुलजेब बोली, इसकी तबीयत कैसी है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। तभी मुझे सलमान का ख्याल आया तो मैंने सलमान के नंबर पर कॉल मिला दी ताकि इसे इत्तिला हो जाए। हेलो सुनकर मैंने कहा, तुझे क्या हुआ है? इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? सलमान बोला, नहीं यासिर भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कोई बुच्चा तो हूं नहीं। आपने फोन किया है? मैंने कहा, मैं आ रहा हूं, गेट खोल देना। सलमान बोला, ओके यासिर भाई, अभी खोल देता हूं। मैंने कहा, इतनी जल्दी भी नहीं, 5 मिनट बाद आना, मेरा सांस चढ़ा हुआ है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, किसी को नहीं, मैं वैसे ही सलमान को छेड़ रहा था। गुलजेब बोली, तुमको सर्दी नहीं लगती? अभी तक वैसे ही फिर रहे हो? जल्दी से कमीज पहनो, वापस घर चलीं। मैंने कहा, अपने कपड़े तो निकालो। गुलजेब बोली, ओए, वहां बैठा हुआ है, मैं कैसे उतारो? मैंने कहा, तुम वहां से चढ़कर ताले खोलकर गर्म सूट निकालो। गुलजेब ने 3-4 सूट निकाले और अलमारी से उतर कर बोली, अब चलो, अब चलते हैं, माही तो हमारा इंतजार कर रही होगी कि हमने इतनी देर लगा दी है। मैंने कहा, तुमने देर होने की वजह ये बताना कि तुम्हें घर में बैठने की ताकीद की थी और तुम मेरा इंतजार करती रही। ये कहकर मैं बाहर की जानिब चल पड़ा। घर से निकलकर मैंने बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं सलमान लोगों को आवाज देता हूं। गुलजेब गाड़ी में बैठ गई तो मैंने अंदर जाकर सलमान को आवाज दी और कहा, तुम माही को लेकर गाड़ी में जाकर बैठो और कमरे के दरवाजे को ताला लगा देना। ये कहकर मैं सलमान का जवाब सुने बगैर बैठक की जानिब चल पड़ा। सलमान ने बैठक का दरवाजा बंद करके सहन में आया तो सहन में खड़ा था। मैंने कहा, माही किधर है? सलमान बोला, इसे गाड़ी में बिठा कर आया हूं, माही बहुत सख्त तबीयत की मालिक है, वो तो हाथ भी पकड़ने नहीं देती। सलमान की बात सुनकर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया कि मुझे ही पागल बना रहा है, मैं इसे जैसे कहकर आया हूं कि वो पहाड़ तोड़ कर आया है। सलमान बोला, नहीं यासिर भाई, हम तो सिर्फ बातें करते रहे हैं, वो भी एक दूसरे से दूर बैठकर। मैंने कहा, नहीं। सलमान शर्माते हुए बोला, नहीं यासिर भाई, अब तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने उकताहट का इजहार करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, मेरे साथ ड्रामे मत करो, चलो बाहर चलीं। मैं बाहर की जानिब चल पड़ा। बाहर का गेट लॉक किया और गार्ड्स को बैठने का इशारा करके ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर में घर पहुंचे तो मैंने गाड़ी बाहर रोक कर कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। सलमान जी बेहतर कहकर गाड़ी से उतर गया, जबकि गुलजेब और माही घर में चली गईं और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मेहरी को कॉल मिला दी। 2 बैलों के बाद कॉल अटेंड हुई तो मैंने हेलो कहा। मेहरी की कपकपाती हुई आवाज सुनकर मैंने कहा, तुम बहुत डर रही हो, तुमने तो मुझे डरा दिया। खैर, मैंने इसलिए फोन किया है कि मैं कुछ देर बाद तुम्हें और आंटी को लेने आ रहा हूं, तुम्हारे रहने के लिए इंतजाम कर दिया है, अब तुम और आंटी वहां रहोगी। ओ मेहरी बोली, कितनी देर में आओगे? मैंने कहा, आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगा। मेहरी बोली, वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं थी, मगर ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूं। ये कहकर मैंने कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करके पहले तो मैं घर में जाने लगा, मगर कुछ सोचकर मैंने शादे को कॉल मिलाकर कहा कि जो दोनों बंदे भेजे हैं वो अपनी फैमिलीज को लेकर कुछ देर में मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैंने ओके कहकर कॉल बंद कर दी और डॉक्टर मिनाहिल वाली कोठी पर ले जाने वालों को कहा कि बैरूनी गेट पर जो ताला लगा हुआ है इसे तोड़ देना और उनको क्वार्टर में ठहराने का कहना, तब तक मैं आकर उनको देख लूंगा। मैंने 4 गार्ड्स को अपने साथ लेकर शहर की जानिब रवाना हो गया। पहले मैं सीधा मेहरी की तरफ जाने लगा, मगर इसकी मां का ख्याल आते ही मैंने एक दुकान के सामने गाड़ी रोककर आंटी के लिए वहेल चेयर खरीदी और मेडिकल स्टोर से फुल साइज के पैम्पर्स लेकर मेहरी के घर की तरफ रवाना हो गया। डेरे से मेरा टकरा ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो किसी ने देखा नहीं था, मगर विगाडाला का पता चल चुका था, इसलिए मोहतात था। कुछ देर में मेहरी वाली गिल्ली में दाखिल हो चुका था। गाड़ी दरवाजे के आगे रोकी तो चंद लम्हों बाद मेहरी ने गेट का छोटा दरवाजा खोल दिया। गाड़ी से उतरकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेहरी पर नजर पड़ी। इसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और ऊपर इसने ब्राउन कलर की गर्म शाल डाली हुई थी, जिसमें कमाल की खूबसूरत लग रही थी। मैंने दुआया कलिमात कहते हुए कहा, वाह क्या खूबसूरत लग रही हो। मेहरी बोली, तुम मजाक उड़ाते हो? मैंने कहा, तुमसे बहुत प्यारी लग रही हो, दिल कर रहा है कि तुम्हारी तारीफ करूं। मेहरी बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, इतनी जल्दी में हूं,
मगर तुम्हारी तारीफ करने के चक्कर में पड़ गया तो फिर 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, वहां ले जाकर तुम्हारी तारीफ करूंगा। मेरी बात सुनकर मेहरी की आंखें नम होना शुरू हो गईं। मेहरी को जज्बाती होता देखकर मैंने इसकी नम आंखों को साफ करते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी है? मेहरी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, और फिर फूट फूट कर रोने लग गई। रोते हुए बोली, यासिर, मैं बहुत गंदी हूं, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं नदामत से मेरे जा रही हूं। मैंने मेहरी के कंधों को पकड़कर कहा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। अगर तुम मेरे एहसास को समझ रही हो तो फिर ये ठीक है। मेहरी ने नाक सुकेड़ते हुए कहा, नहीं यासिर, ऐसा मत कहो, मैं जानती हूं कि तुम जो कुछ कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। यही बात मुझे एहसास नदामत का शिकार कर रही है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था, इसके बावजूद भी तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। ये कहकर मेहरी फूट फूट कर रोने लग गई। मैंने मेहरी के गालों को हाथों में लेकर इसका माथा चूमते हुए कहा, मेहरी, अगर तुम रोए आमाजी के बारे में कोई बात की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहा हूं ताकि जो मेहरी मुझसे जुदा हुई थी वही मेहरी मुझे वापस मिल जाए, और तुम मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रही हो। चलो शाबाश, अंदर चलो और मुझे बताओ कि कौन सा सामान साथ लेकर जाना है। मेहरी ने आंख सुकेड़कर चादर के प्लो से अपना चेहरा साफ करते हुए कमरे की जानिब चल पड़ी। कमरे में दाखिल हुई तो आंटी रजाई ओढ़े आंखें बंद किए लेटी हुई थीं। मेहरी ने 2-3 शापरों में कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखा हुआ था। मेहरी ने शापरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस यही सामान है और बाकी जो राशन का सामान है वो किचन में पड़ा है। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, निकाब करके गाड़ी की फ्रंट वाली सीट पर जाकर बैठो, मैं गार्ड्स को कहकर सामान गाड़ी में रखवाता हूं। मेहरी बोली, और अम्मी को कैसे लेकर जाएंगे? मैं मुस्कुराते हुए बोला, जैसे लेकर आए थे, तुम आंटी की फिक्र मत करो, जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो। ये कहकर मैं मेहरी को साथ लेकर बाहर आया और इसे गाड़ी में बिठाकर 2 गार्ड्स को अंदर आने का कहा। सबसे पहले मैंने गार्ड्स की मदद से आंटी को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लुटाया और इसके बाद जो सामान मुकर्रर किया था वो सब उठाकर गाड़ी के डब्बे में रखवाया। इसके बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और गेट लॉक करके गाड़ी में बैठकर कॉलोनी की जानिब रवाना हो गया। मैं मेहरी को आज ही कॉलोनी की कोठी में शिफ्ट करना चाहता था, क्योंकि सुबह जल्दी मुझे लाहौर चले जाना था और वहां कितने दिन लगते थे इसका भी मुझे अंदाजा नहीं था, इसलिए मेहरी को सेफ जगह शिफ्ट करना लाजिम था। कुछ देर में डॉक्टर मिनाहिल की कोठी के सामने गाड़ी रोककर मैंने हार्न दिया तो अंदर मौजूद गार्ड ने गेट खोल दिया। मैंने गाड़ी अंदर दाखिल करके गैराज में गाड़ी खड़ी की और बाहर निकलकर गार्ड से पूछा कि गांव से जो लोग आने वाले थे वो कहाँ हैं। गार्ड्स बोला, वो अभी पहुंचे थे, उन्हें सर्विट क्वार्टर में भेज दिया है। मैंने कहा, उनके साथ जो औरतें हैं उनको अंदर भेज दो। मैंने दूसरे गार्ड्स को कहा कि आंटी को गाड़ी से निकालकर व्हील चेयर पर अच्छे से बिठा दो। मेहरी निकाब में थी, वो भी गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई। जब इसने व्हील चेयर देखी तो बहुत खुश हुई। आंटी को व्हील चेयर पर बिठाकर गार्ड्स व्हील चेयर को धकेलता हुआ ड्राइंग रूम में ले जाने लगे, जबकि मैं और मेहरी इसके पीछे पीछे चलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मेहरी ने ड्राइंग रूम को देखकर कहा, इतना खूबसूरत कोठी है, मगर इसका क्या हाल हुआ है, जैसे बरसों से खाली पड़ी है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा ही समझ लो, मगर तुम परेशान मत हो, तुम्हें सफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं, अभी नौकरानियां आ जाएंगी, तुम उनसे सफाई वगैरह करवा लेना। अभी आंटी को कमरे में शिफ्ट कर देते हैं ताकि सफाई के दौरान मिट्टी से वो डिस्टर्ब ना हो। ये कहकर मैंने डॉक्टर मिनाहिल के बेड रूम के साथ वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए गार्ड्स को इस तरफ व्हील चेयर ले जाने का कहा। मेहरी मेरे साथ चलती हुई ड्राइंग रूम का जायजा लेते हुए बोली, मैं सफाई करने से नहीं डरती, मैंने तो वैसे ही पूछा था कि यहाँ हर चीज पर कितनी धूल पड़ी है। मैंने कहा, जब यहाँ कोई रहता ही नहीं था तो यही हाल होना था। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खोलकर गार्ड्स को व्हील चेयर अंदर लाने का कहा। कमरे में बेड और एक 3 पेस सोफा सीट पड़ा हुआ था। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बिल्कुल साफ सुथरा था। मेहरी फटी आंखों से कमरे को देखने लगी। अभी तो मैंने इसे डॉक्टर मिनाहिल का कमरा नहीं दिखाया था, जो इसे बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करना था। मेहरी बेशक अपने दौर में अच्छे माहौल में रही थी, मगर अभी जिस माहौल में ले आया था वो इसके माजी के माहौल के मुताबिक बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी का माहौल था। मैंने गार्ड्स की मदद से आंटी को बेड पर लुटाया। सूफी के घर की निस्बत यहाँ सर्दी ना होने के बराबर थी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल बंद था, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास ना होने के बराबर था। आंटी को लुटाने के बाद मैंने गार्ड्स को वापस भेजकर मेहरी की जानिब देखकर कहा, क्या लगा घर और ये कमरा? मेहरी बोली, ये नहीं, महल है और महल के कमरे भी इसकी शान होते हैं।
मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे घर में और इतने शानदार कमरे में रहना नसीब होगा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ये कमरा तुम्हारी शान के मुताबिक नहीं है, ये तो आंटी का बेडरूम है। मेहरी चौंक कर बोली, क्या मतलब? मैं मुस्कुराते हुए बोला, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाओ। ये कहकर मैंने इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकला तो बाहर खड़ी दो देहाती औरतों को देखकर मेहरी चौंक पड़ी। उनमें से एक तो गंदुमी रंग की 30-35 साल की औरत थी जिसे देखते ही मैं समझ गया था कि ये वही औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, जबकि दूसरी 20-22 साल की नौजवान लड़की थी। इसका रंग भी गंदुमी था, मगर वो पहली वाली से काफी साफ सुथरी और प्रोशस लग रही थी। मैं उनकी तरफ बढ़ा तो दोनों ने सलाम साहिब जी, सलाम बेगम साहिब कहकर मेहरी को बेगम साहिब कहते सुनकर मुझे हंसी भी आई। मैंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, तुम दोनों गांव से आई हो? शादीशुदा औरत बोली, जी साहिब जी, हमारे साईं भी हमारे साथ ही आए हैं, शादे पाजी ने हमें यहाँ भेजा है। मैंने हम कहकर कहा, तुम दोनों का नाम क्या है? शादीशुदा औरत बोली, साहिब जी, मेरा नाम छीदे है और इसका नाम सुरैया है। मैंने हम कहकर कहा, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं ना? वो किधर हैं? छीदे बोली, साहिब जी, वो मेरे साईं के पास हैं। मैंने हम कहकर कहा, ये मेरी कजिन हैं मेहरी। आज से तुम दोनों इसके साथ यहाँ रहोगी, घर की सफाई वगैरह सब कुछ तुम दोनों की जिम्मेदारी है और ये तुम दोनों की मालिकन है। जैसा कहेगी तुम दोनों ने वैसा ही करना है। यहाँ तुम दोनों का और तुम्हारी फैमिली का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। मेरी बात सुनकर छीदे बोली, साहिब जी, आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमारी तो खुशकिस्मती है कि हमें इतने बड़े घर में रहना नसीब हो रहा है। मैंने कहा, तुम दोनों इसे अपना घर समझ कर रहना, यहाँ तुम सारी जिंदगी रहोगी। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मगर एक बात तुम दोनों अपने जहन में अच्छे से बिठा लो कि इस घर में क्या होता है, कौन रहता है, इस किस्म की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, बल्कि तुम्हारे शोहरों के कान में भी कोई बात ना पड़े। छीदे बोली, साहिब जी, हम नमक हलाल हैं, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हमारा मरना जीना यहाँ है। मैंने कहा, यही तुम दोनों के हक में बेहतर रहेगा। अब तुम दोनों ड्राइंग रूम की अच्छे से सफाई करनी शुरू कर दो, बाकी जो कुछ करना हो मेहरी तुम्हें बता देगी। ये कहकर मैंने मेहरी की जानिब देखते हुए कहा, आज से ये दोनों तुम्हारे साथ रहेंगी, जो भी काम हो उनसे करवाया करना और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। मेहरी ने इस बात में सर हिलाया, जबकि इसके चेहरे की चमक बता रही थी कि इस वक्त वो हवाइयों में उड़ रही है। मुलाजिमों को सफाई का कहकर मैंने मेहरी को कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाओ। ये कहकर मैं डॉक्टर मिनाहिल के कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में दाखिल होकर जब मैंने लाइट जलाई तो मेहरी की आंखें फटी की फटी रह गईं, इसकी हालत जैसे सकते में चली गई हो। मैं चंद लम्हे खामोश रहकर इसकी हालत से महजूज होने के बाद मेहरी की आंख के आगे हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो, कहाँ पहुंच गई हो? मेहरी होश में आते हुए कुछ कहने के बजाय जज्बाती अंदाज में आगे बढ़ी और मेरे करीब आते ही मुझसे लिपट कर रोने लग गई। मैंने इसके कंधों को पकड़कर खुद से अलग करते हुए कहा, बजाय खुशी होने के तुम फिर से रोने लग गई हो। अगर कमरा पसंद नहीं है तो मैं नया कमरा तैयार करवा देता हूं। मेहरी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं यासिर, नहीं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जारी है।